हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी या पॉलिसी मिक्स का कैसे पॉलिसी मेकर यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब इम्प्लीकेशन देखने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का। कैसे? एग्जांपल लेकर के यूएस इकॉनमी का आफ्टर 1970 से 2007 तक। ओके गेटिंग? तो ये हमारा ये लेक्चर होने वाला है कि कैसे फिस्कल पॉलिसी का इम्प्लीकेशन क्या, कहाँ यूज़ है, कैसे यूज़ करेंगे मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी या पॉलिसी मिक्स का। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी की बात की थी, दूसरे में फिस्कल पॉलिसी, तीसरे में पॉलिसी मिक्स की, और ये फोर्थ वीडियो दैट इज़ इम्प्लीकेशन ऑफ द फिस्कल हाउ पॉलिसी मेकर यूज़ द पॉलिसी लाइक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ओके, सो हम लोग आगे बात करते हैं। तो जिन लोगों ने भी इस वीडियो से पहले अगर नहीं देखा है तो वो पहले ज़रूर जाके देखें, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उससे इस पे आने से पहले एक चीज़ देखना है कि पॉलिसी मेकर भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो दो तरीके के पॉलिसी मेकर होते हैं। फर्स्ट दैट इज़ कंजर्वेटिव पॉलिसी मेकर, कंजर्वेटिव पॉलिसी मेकर, and second that is growth oriented policy maker, oriented policy maker। कंजर्वेटिव पॉलिसी मेकर कौन होते हैं वो समझना। ये वैसे पॉलिसी मेकर होते हैं जो टैक्स कट करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। ठीक है, सब्सिडी दैट इज़ गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने या कम करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। ठीक है, ये वैसे पॉलिसी मेकर हैं जो ये सब करेंगे। अब बताओ, टैक्स कट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या कमेगा? फिर से वही एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी है भैया। आईएस का शिफ्ट वर्ड राइट वर्ड, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कमेगा, यस और नो? यस, इन्वेस्टमेंट कमेगा। इनकम और आउटपुट जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना इंक्रीज नहीं करेगा, थोड़ा सा करेगा। समझ रहे हो ना? तो कंजर्वेटिव पॉलिसी मेकर इन्हें कहते हैं जो ज़्यादा टैक्स कट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करने पे फोकस करते हैं। लेकिन ये ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी मेकर किसे कहते हैं? ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी मेकर कहते हैं कि जो सब्सिडी इन्वेस्टमेंट के रूप में दे, ये सुनो, दैट इज इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी लाए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में देने से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा। ये सुनो, हमारा इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दिया जा रहा है, इस कारण इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। कंपनी को सब्सिडी दे रही है सरकार, खरीदिए, मेरी तरफ से 2 खरीदिए आप, सो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये सुन, सो ओवरऑल आउटपुट जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा, इनकम आउटपुट। समझ रहे हो कि नहीं? सो दिस इज़ ग्रोथ ओरिएंटेड, ठीक है, पॉलिसी मेकर, एंड दिस इज़ व्हाट कंजर्वेटिव पॉलिसी मेकर। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। कंजर्वेटिव पॉलिसी मेकर जो रहते हैं ये इंटरेस्ट रेट को, इनमें मैक्स ज़्यादा टाइम इंटरेस्ट रेट हाई ही रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर रहते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ये क्या रखते हैं? लो रखते हैं। क्यों? अगर इंटरेस्ट रेट लो रहेगा तभी ना हमारा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट होगा तभी ना हमारा आउटपुट, इनकम इंक्रीज करेगा। ये सुनो, आउटपुट एंड इनकम इंक्रीजेस तभी ना हमारा जीडीपी इंक्रीज करेगा, और तभी ना हमारा ग्रोथ होगा। ये सुनो, समझ रहे हो कि नहीं? ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ ओरिएंटेड जो होते हैं पॉलिसी मेकर वो ज़्यादा फोकस करते हैं इंटरेस्ट रेट को कम रखने में। ये सुन, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े, आउटपुट बढ़े, जीडीपी बढ़ेगा, तभी ग्रोथ होता है। लेकिन कंजर्वेटिव जो होते हैं वो इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा लो नहीं रखते, वो हाई रखते। तो ये बात हुआ ग्रोथ और हमारा किसका? कंजर्वेटिव का। लेकिन फिगर से हम लोग समझते हैं, ठीक है, बिना फिगर का कोई चीज़ नहीं इकोनॉमिक्स में। तो ये हमारा
इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच का, दिस इज आवर IS कर्व, दिस इज आवर LM कर्व, IS एंड LM कर्व, ठीक है। अब समझना यहाँ से ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी मेकर कौन है, जो इंटरेस्ट रेट को IS एंड LM, सपोज दिस इज आउटपुट लेट, ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इकॉनमी ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, डेट इज Y0। तो ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी मेकर हैं जो इंटरेस्ट रेट को क्या सोचते हैं, कम रखने के लिए, ये सुन लो यहाँ पर डेट इज I0, इस पॉइंट पे ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी मेकर रहते हैं। इस तरीके से पॉलिसी बुलाना चाहते हैं इंटरेस्ट रेट इकॉनमी में कम ओरिएंटेड पॉलिसी मेकर, ठीक है। लेकिन जो कंजर्वेटिव पॉलिसी मेकर होते हैं वो क्या सोचते हैं, इस पॉइंट पर इकॉनमी वर्क करे, ये सुन लो, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन इंटरेस्ट रेट अब I1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, कंजर्वेटिव पॉलिसी मेकर, कंजर्वेटिव पॉलिसी मेकर। समझ रहे हो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। कंजर्वेटिव पॉलिसी मेकर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखने के बारे में सोचते हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड इंटरेस्ट रेट कम रखने के बारे में सोचते हैं। क्यों सोचते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, GDP आउटपुट ज़्यादा होगा तो ग्रोथ ज़्यादा होगा, गेटिंग। सो दिस इज ग्रोथ और कंजर्वेटिव पॉलिसी मेकर। अब हम लोग ये एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल को समझना है, मतलब क्या अब हम लोगों को समझना है, ये समझना है हाउ पॉलिसी मेकर change their policy टाइम टू टाइम, ठीक है। मतलब पॉलिसी मेकर कैसे टाइम के साथ साथ अपने पॉलिसीज़ को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो बाय एग्जांपल हमको समझना है कि US इकॉनमी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो ये रहा हमारा, 1 सेकेंड प्लीज़, ये हमारा रहा US, जहाँ पर 3 चीज़ का रिलेशन हम लोग का दिया गया है। पहला चीज़ ये इन्फ्लेशन, जो ये लाइन जो ये क्या कह सकते हैं, ये हमारा डार्क लाइन नहीं है, ब्लैक लाइन नहीं है, जो थोड़ा हल्का पेंसिल कलर का जो लाइन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, टैक्स रेट। ये टैक्स रेट का मतलब क्या, ये हमारा क्या है, रेट मीन्स वर्ड, इंटरेस्ट रेट है ये हमारा, इंटरेस्ट रेट। बताया गया कि इंटरेस्ट रेट को ये शो कर रहा है, कब ये अनएम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है, गेटिंग। अब समझना धीरे धीरे, उससे पहले समझने से पहले एक चीज़ समझना है। क्या समझना है कि देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट। फर्स्ट टाइप को कहते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट नॉमिनल। नॉमिनल कभी भी बात आए ना तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में कितना इंटरेस्ट रेट है। अब बैंक तुमको सपोज डेट बैंक का इंटरेस्ट रेट 5% है, सो हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इकॉनमी के अंदर कितना है, 5%। ये सुन, अब भी प्रेजेंट की बात करें तो दैट्स मीन्स नॉमिनल। जैसे नॉमिनल इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट में कितना इन्फ्लेशन। नॉमिनल GDP मतलब प्रेजेंट में कितना GDP, ये सुनो। बट व्हाट इज रियल, सेकेंड थिंग इज रियल इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रियल इंटरेस्ट रेट बताता है आपको कि आपको सही में बैंक तो आपको 5% आपको दे रही है इंटरेस्ट रेट, गेटिंग। इकॉनमी के अंदर 5% है, लेकिन आप असली में कितना, अगर 1 साल के बाद वो पैसे निकालते तो उसकी वैल्यू कितनी होगी असली में। अब सपोज डेट यहाँ पर यार कि 5% ये बैंक दे रही है और मार्केट में इन्फ्लेशन 3% है, गेटिंग और नॉट। 5% बैंक दे रही है, मतलब 1 साल के बाद आपका 100 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया है तो 105 रुपीज़ हो जाएगी, ये सुन लो।
लेकिन 3% इन्फ्लेशन आ गया। 3% इन्फ्लेशन होने के कारण क्या हो गया, मतलब वो 105 रुपीज़ जो अभी अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं तो वो 5 रुपीज़ वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन उस टाइम उसकी जो रियल वैल्यू होगी मात्र वो कितनी होगी, 102 रुपये। अभी के लैंग्वेज में उसकी रियल वैल्यू क्या होगी, 102 रुपये। वाई? बिकॉज इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से हमारा क्या होता है कि करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये सुनो, महंगाई आती है तो महंगाई में क्या 10 रुपीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। पहले जितना 10 रुपये में खरीद सकते थे, महंगाई आने के कारण उतना नहीं खरीद सकते। सो दैट इज मीन्स दैट इज रियल इंटरेस्ट रेट, कि आप असली में कितना कमा रहे हो। ठीक है, आपको बैंक 5% तो दे रही है, लेकिन अगर 1 साल के बाद क्या वो 5% वो मनी की वैल्यू उतनी ही है, डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, दैट्स डिपेंड अपॉन इन्फ्लेशन, दैट्स मीन्स रियल। ये सुनो, सो रियल में क्या होता है कि हम लोग फ्यूचर या पास्ट से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो रियल इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं दैट इज 5% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल interest rate, that is what 5% minus what, inflation in the economy, inflation in the economy, that is 3%. So that means what, 5% minus 3% is equal to 2% is our real interest rate। मतलब बैंक 5% दे रही है, लेकिन वो 5% सही नहीं दिखा रहा। हमारा सही कितना इंटरेस्ट रेट है 1 साल के बाद जो हम गेन करेंगे वो है 2% ओनली। वाई? बिकॉज इन्फ्लेशन 3% खा गया। गेटिंग और नॉट? सो दिस इज नॉमिनल, जो कि प्रेजेंट की बात करता है बिल्कुल, कि बैंक कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है। लेकिन जब बात करते हैं कि बैंक जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो सही में कितना मेरे को गेन करेगा, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन होने के कारण मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है। सो दैट्स वाई, तो यहाँ पर ओनली 2% इंक्रीज करेगा। सो दैट इज रियल एंड नॉमिनल। गेटिंग? यस और नो? सो ये चीज़। अब बताओ, नॉमिनल बड़ा होगा या रियल बड़ा होगा इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल और रियल? अरे नॉमिनल अभी की बात कर रहे हैं 5%, सो नॉमिनल हमेशा बड़ा होगा किससे, रियल से। यस और नो? नॉमिनल हमेशा बड़ा होगा रियल से। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि रियल में इन्फ्लेशन माइनस होता है, तो ये रियल की वैल्यू डिक्रीज कर देता है। कब दोनों इक्वल होगा? जब इन्फ्लेशन मार्केट में बिल्कुल नहीं हो तो नॉमिनल इज इक्वल टू रियल व्हेन इन्फ्लेशन इज 0। ये समझो? सो ये कहानी हुई। ठीक है, अब समझना। अब आते हैं हम लोग फिगर के ऊपर। ये फिगर देखो, स्टार्ट होता है कहानी 1970 से, यहाँ से। ठीक है, 1974 में यूएसए में क्या आया, ऑयल शॉक आया। ऑयल शॉक मतलब जितने भी ऑयल थे, ठीक है, क्रूड ऑयल, उनके प्राइस डबल हो गए। ठीक है, प्राइस हमारा क्या हो गए, ऑयल शॉक से डबल हो गए, क्योंकि जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री थे वो एक अपना संगठन बनाए, दैट इज ओपेक। ठीक है, और उन्होंने सप्लाईज को डिक्रीज कर दिया, इस कारण ऑयल शॉक आया। ऑयल शॉक में प्राइस जो हो गया वो डबल हो गया। प्राइस डबल होने के कारण क्या होगा ये समझना। प्राइस ज़्यादा होने के कारण पहला चीज़ तो तुमको समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेशन क्या होगा भैया, महंगाई क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्राइस ज़्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होगा, बनाने में पैसे ज़्यादा खर्च होंगे कंपनी को। सो अल्टीमेटली वो प्राइस इंक्रीज कर देंगे। यस और नो? सो ये चीज़ इन्फ्लेशन मार्केट में ज़्यादा हो। और हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है भैया तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा या कम होगा? इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होगा, कम होगा। ये सुनो, महंगाई अगर ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होगा, कम होगा। प्रीवियस वीडियो में बात की थी। और हम लोगों ने क्या, अगर ऑयल शॉक आया, प्राइस इंक्रीज किया, मतलब कंपनी को महंगा पड़ रहा है बनाना, जिसके कारण इन्फ्लेशन मार्केट में। अब कंपनी को इन्फ्लेशन मार्केट में महंगाई है तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करना कम करेंगे।
डिमांड कम करना कम करेंगे तो इसका मतलब क्या, अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ेगा। ये सुनो, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे फिर से क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ी, प्राइस बढ़ी, प्राइस ऑफ पेट्रोल डीजल बढ़ी, जिसके कारण क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीजेस, या कह सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, जिसके कारण क्या होगा, प्राइस मार्केट में इंक्रीजेस। प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड क्या होगा, धीरे धीरे लोग डिमांड कम करने लगेंगे क्योंकि महंगा हो गया। और अगर डिमांड कम होगा तो अल्टीमेटली कंपनी जो है वो क्या करेगी, लेबर को क्या कर देगी, कम कर देगी। ये सुनो, लेबर की डिमांड कम कर देगी, और जो लेबर कंपनी में काम कर रहा है डिमांड कम है तो हो सकता है वो लेबर को नौकरी से निकाल दे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। गेटिंग और नॉट? सो तीन चीज़ यहाँ पर, तीन चीज़ डाटा के अंदर दिया गया है। पहला इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट दैट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दिया गया यहाँ पर, नॉमिनल, और ये अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये ऑयल शॉक आया था 1974 में, तो तुम खुद दे सकते हो इस सब फिगर में। पहली चीज़, ये जो ब्लैक लाइन नहीं है ये क्या है, हमारा इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन देखो कहाँ ये पहुँच गया, देखना ये ऐसे 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 और ये ऐसे, देखो हाई रॉकेट। मतलब इन्फ्लेशन यहाँ इंक्रीज कर गया 10 से 12%, महंगाई थी, समझ रहे हो ना? इन्फ्लेशन मतलब कि 10 से 12% वहाँ पे महंगाई थी। तो ये तो पता है कि ऑयल शॉक के कारण इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगी, क्योंकि प्राइस गेट इंक्रीजेस बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गेट इंक्रीजेस। ठीक है, अब इन्फ्लेशन अगर रहेगी तो हम लोगों ने क्या बात किया कि इन्फ्लेशन अगर रहेगी तो डिमांड मार्केट में कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पर ये देखना, अनएम्प्लॉयमेंट का कौन है हमारा लाइन, वन सेकेंड, दिस इज आवर अनएम्प्लॉयमेंट लाइन। ठीक है, ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का लाइन है, देखो ये ऐसा, ये भी इंक्रीज हुआ, ये सुनो हो रहा है ना इंक्रीज, इन्फ्लेशन भी बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरी चीज़, दैट इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट का लाइन हमारा कौन सा हुआ, ये इंटरेस्ट रेट का लाइन हुआ, ये वाली, ये देखो, ये इंटरेस्ट रेट हमारा क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ये सुनो, यहाँ पर क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ। तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही, कि ऑयल शॉक होने के कारण इन्फ्लेशन मार्केट में आएगा, जो कि आया, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा, जो कि रिड्यूस करेगा। ये सुनो, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये इंक्रीज किया, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया, और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया, क्योंकि डिमांड धीरे धीरे मार्केट में डिक्रीज हो जाएगा प्राइस बढ़ने के कारण। गेटिंग और नॉट? सो दिस इज ऑयल शॉक, ये होता है ऑयल शॉक। और सुनना, ये होने के कारण क्या हुआ मार्केट में, अब तुम समझ रहोगे। यहाँ पर 1970 में यूएस के मार्केट में क्या होती थी, इन्फ्लेशन ज़्यादा थी प्लस अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी। ये सुनो, दोनों स्काई रॉकेट है, ये भी देखो और ये भी, दोनों ज़्यादा है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन भी हमारा ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा इंक्रीज कर। अब समझना, अगर किसी भी इकॉनमी के अंदर ये चीज़ हो, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ज़्यादा हो, महंगाई भी ज़्यादा हो, बेरोज़गारी भी ज़्यादा हो, तो ये इकॉनमी के लिए सबसे बुरा वक्त होता है। वर्स्ट सिचुएशन इन एन इकॉनमी वेयर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ज़्यादा हो। Getting or not? And this situation is known as what? Stagflation. Stagflation. समझ रहे हो कि नहीं? स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं, कि जब इकॉनमी में महंगाई भी ज़्यादा हो, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो, और महंगाई ज़्यादा होने के कारण डिमांड कम हो, और अनएम्प्लॉयमेंट कंपनी जो है वो लेबर को निकालना स्टार्ट कर दे, तो उससे बेरोजगारी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट्स लीड्स टू व्हाट, स्टैगफ्लेशन। तो
तो इकॉनमी क्या कर जाता है, स्टैगफ्लेशन। अभी रिसेंट में की बात कर रहे हैं हम लोग, जानते हैं महंगाई ज़्यादा है, ये सुन, महंगाई ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा ज़्यादा है, ये सुन। अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी अगर ज़्यादा हो गया रिसेंट टाइम में इन 2022, ठीक है, महंगाई ज़्यादा है, हम लोग जानते हैं कि फरवरी मार्च में महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा होने के कारण ही क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इन्फ्लेशन, ये इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहे हैं, सभी कोई बढ़ा रहे हैं, क्योंकि महंगाई को अगर कम करना है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है। दैट इज अपोजिट रिलेशन है ना, महंगाई अगर कम कर रहे हैं सभी कोई तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है। तो स्टैग अभी 2022 के टाइम में क्या है, महंगाई इकॉनमी के अंदर ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन, ये सुनो। तो इकॉनमी 1970s की तरह स्टैगफ्लेशन में आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ से समझ में आ गया कि 90 स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं, इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ज़्यादा हो तो स्टैगफ्लेशन, जो कि 1970s के टाइम में था बिकॉज ऑफ ऑयल शॉक। अब यहाँ पर हमको बात करनी है यार कि कौन सा पॉलिसी अपनाया गया, कौन सा पॉलिसी हमारा अपनाया गया, ठीक है। तो ये देखना, विच पॉलिसी 1974 दैट इज ऑयल शॉक के टाइम में हमारा पॉलिसी मेकर यूएस में कौन सा पॉलिसी अपनाए, तो उन्होंने अपनाया था दैट इज एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकेंड एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी। मतलब दोनों एक्सपेंसरी अपनाया, मॉनेटरी पॉलिसी भी और फिस्कल पॉलिसी भी दोनों एक्सपेंसरी अपनाया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा फिगर क्लियर कर लेते हैं, समझना यार, बहुत ही, ये देखो इम्प्लीकेशन ही मेन चीज़ है सभी चीज़ की, है ना। जो भी पढ़े हो तुम इम्प्लीमेंट करना ही मेन है। अब देखो इन्फ्लेशन ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, तो क्या अपनाया गया हमारा, एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी एंड एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी। इफेक्ट क्या होगा, तुमने पढ़ा एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी और एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी में, अगले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। दिस इज IS कर्व, दिस इज LM कर्व। एक्सपेंसरी होने के कारण जिसको समझ में नहीं आएगा वो इसके प्रीवियस वीडियो में जाके देखेगा, ठीक है। दैट इज पॉलिसी मिक्स। ये हमारा IS कब शिफ्ट करेगा एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी कारण, ये हमारा LM कब शिफ्ट करेगा, ये समझो, IS डैश LM, ये LM डैश, ओरिजिनल हमारा यहाँ पर था, और एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी होने के कारण ये यहाँ पर होगी। समझ रहे हो कि नहीं, ये यहाँ इंटरेस्ट रेट हमारा बिल्कुल सेम रहा। फिस्कल पॉलिसी के कारण Y0 से Y1 पे गया फिस्कल पॉलिसी के कारण, और ये Y2 पर आया मॉनेटरी पॉलिसी के कारण, एक्सपेंसरी। ये सुन, तो ये हमारा फिगर, जिसको समझ में नहीं आएगा भाई प्लीज़ जा करके बैक वीडियो में देखना, ठीक है। अब ये अपनाने के कारण क्या हुआ, ये अपनाने के कारण एक चीज़ हम लोग एक चीज़ हम लोग जान पा रहे हैं कि इनकम और आउटपुट तो बढ़ेगा, इनकम और आउटपुट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट जो है भैया वो बिल्कुल सेम रहेगा, इंटरेस्ट रेट हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा इकॉनमी के अंदर, ठीक है। और हम लोग क्या, इनकम आउटपुट बढ़ेगा, मतलब लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, लोग डिमांड करेंगे, डिमांड और बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कमेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक्सपेंसरी, मार्केट में ज़्यादा पैसा है ना यार, तो महंगाई बढ़ेगी। लेकिन इनकम और आउटपुट बढ़ने के कारण क्या हुआ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इनकम और आउटपुट बढ़ने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। कंपनी ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, मतलब कंपनी को ज़्यादा लेबर ना चाहिए जी, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा हमारा, कम होगा। गेटिंग और नॉट। सो एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने के कारण क्या हुआ, ये समझना, इनकम और आउटपुट गेट इंक्रीजेस। अगर इनकम आउटपुट बढ़ रहा है मतलब लोग लेबर की ज़्यादा डिमांड करेगी आउटपुट बढ़ाने के लिए, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट गेट डिक्रीजेस। सो दिस इज, देखो ये समझना,
ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है। एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट की डिक्रीजेस, यस और नो, यस। अनएम्प्लॉयमेंट तो डिक्रीज कर गया भैया, यस। बट वी नो, व्हाट वी नो, कि इसके कारण क्या होगा कि धीरे धीरे मार्केट में क्या आएगी, इन्फ्लेशन आएगी। हम लोग प्रीवियस वीडियो में कोविड के केस में बात कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल कोविड में हुआ, कि एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ रहा है तो लोग डिमांड करना बढ़ाएंगे, सो प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा। सो इन्फ्लेशन ऑलरेडी मार्केट में पहले से था, और इस पॉलिसी के कारण फिर मार्केट में इन्फ्लेशन पिकिंग, देखो यही ना इन्फ्लेशन का लाइन यार, है ना, देखो ये पिक ओवरऑल देखते हैं तो ये देखो इंक्रीजेस, ये सर ना। सो इन्फ्लेशन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखो बढ़ता चला गया, ये सर ना। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, कम हो गया। इंटरेस्ट रेट की बात करते, दिस इज आवर इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट हम लोग बात किए थे कि सेम रहेगा, ये सर ना, कि इंटरेस्ट रेट हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट देखो, ये हमारा ऐसा था, यहाँ पर था, यहाँ पर था ऑयल शॉक के टाइम में, और ये देखो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कुछ सेम है, थोड़ा सा अप एंड डाउन है लेकिन एवरेज सेम है, गेटिंग और नॉट। सो ये एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के कारण हुआ, क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट तो हमारा इंक्रीज हुआ, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट हमारा डिक्रीज हुआ, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन जो है और ज़्यादा है, महंगाई और ज़्यादा है। वाई, बिकॉज सरकार ने ऑलरेडी पहले से महंगाई थी ऑयल शॉक के कारण, सरकार ने पैसा और दिया तो महंगाई और ज़्यादा इंक्रीज कर गई, ये सुन देखो ये महंगाई और ज़्यादा इंक्रीज कर गई, परमानेंटली इन्फ्लेशन, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी ये हुई कि सरकार के पॉलिसीज़ के कारण इनकम आउटपुट बढ़ा, जिससे हमारा लेबर का डिमांड बढ़ा, सो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस। हाँ, थोड़ा समय के लिए ये ठीक था कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कम गया, ठीक है, महंगाई हमारा बढ़ गया, थोड़ा समय के लिए ये ठीक था, सो ये पॉलिसी लाया गया। अब बताइए ये पॉलिसी अच्छा है या ख़राब है। देखिए इंटरेस्ट रेट तो बिल्कुल सेम है, एक चीज़ इस पॉलिसी का इफेक्ट समझना चाहिए कि इनकम और आउटपुट बढ़ गया, दैट इज़ पॉजिटिव एक्सपेक्ट ऑफ आवर पॉलिसी, कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा रिड्यूस हो गया, बेरोज़गारी हमारा कम गया। लेकिन दूसरी जो इफेक्ट है वो समझना कि महंगाई मार्केट में ऑलरेडी थी, एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी कारण महंगाई और इंक्रीज कर गई, so that's the bad aspect of the policy. Inflation increases, yes or not? So that's the bad effect of this policy, but good aspect is unemployment get increases. So policy की दोनों इफेक्ट होती, getting or not? So ये हमारा था। अब समझना ये, अब फिगर में आगे बढ़ते हैं, हम लोग पता चल गया कि ऑयल शॉक क्या था, क्या हुआ था, और कौन सा पॉलिसी लाए तो क्या चेंजेस हुए, ठीक है। अब देखना ये इकॉनमी हमारा वंस अगेन दिस इज़ आवर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता जा रहा है। ये हमारा देखो इंटरेस्ट रेट था, ये हमारा क्या था, इंटरेस्ट रेट था, जो कि ये डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, ये कांस्टेंट वे में था, लेकिन फिर ये ये भी स्काई रॉकेट कर गया, ठीक है, ये भी स्काई रॉकेट मतलब कि ये भी अप जाने लगा, कौन, इंटरेस्ट रेट, ये भी देखो स्काई रॉकेट कर गया, क्यों करा, ठीक है, इसलिए करा, ये समझना। मार्केट में अब बताओ कि इन्फ्लेशन कितना परसेंट है, ये बताना। इन्फ्लेशन लगभग हमारा 12% से 10% के बीच में, तभी ना स्काई रॉकेट किया। अब सुनना कि ये हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन हमारा कितना है भैया मार्केट में, कब, 1976 से 1980 के बीच में कितना इन्फ्लेशन हमारा भैया मार्केट में, ये बताइए, 10 से 12%। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना है, दैट इज़ ये टैक्स बिल, दैट इज़ ये 13% है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट,
कितना है हमारा 13%। तो अगर इकॉनमी के अंदर असली देखना है, असली इंटरेस्ट रेट देखना है कि कितना मनी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो किस टर्म में हम लोग बात करेंगे? रियल टर्म में बात करेंगे। यस और नो? रियल इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है भैया, ये बताइए। दैट इज नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन 10 to 12%, जो कि 1 से 3% के बीच में होगा। यस और नो? सो दिस इज आवर रियल इंटरेस्ट रेट। तुमको, हम लोगों को लग रहा है क्या, हम लोगों को लग रहा है यहाँ पर कि अरे यार आपने तो पढ़ाया था कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा। यहाँ पर इन्फ्लेशन वन सेकेंड, यहाँ पर इन्फ्लेशन ये बढ़ रहा है, ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो ये भी इंटरेस्ट रेट भी ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये बताइए? ठीक है, इसलिए बढ़ रहा है ना जी, इसलिए बढ़ रहा है। होना चाहिए था कम, जो कि रियल इंटरेस्ट रेट के टर्म में बात करेंगे तो है होगा कम, लेकिन नॉमिनल क्या है, क्या करना होगा? नॉमिनल को ज़्यादा करना होगा। क्यों ज़्यादा करना होगा? अगर नॉमिनल ज़्यादा इन्फ्लेशन से नहीं होगा, मतलब ये कोई पैसा है उसको बैंक में डिपॉजिट करते हो तो 1% बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो तुम उस पर गेन कमाने की जगह तुम्हारा लॉस होगा अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं हुआ तब। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है नॉमिनल से, मतलब बैंक तुमको 5% दे रही है, इन्फ्लेशन 7% है, तो 2% तुम्हारी मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ओवर टाइम। सो नॉमिनल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। किससे? इन्फ्लेशन से। समझ रहे हो? तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा नॉमिनल की वैल्यू होनी चाहिए। रियल की वैल्यू हमारा डिक्रीज है, ठीक है, जो हमारा बैठता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, रियल की वैल्यू डिक्रीज होगा, बट नॉमिनल की वैल्यू यहाँ पर ये ग्राफ शो कर रहा है, दैट इज व्हाट? इंक्रीजेस। यस और नो? दैट इज इंक्रीजेस। सो नॉमिनल की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। रियल की वैल्यू हमारा बिल्कुल सेम है, नो इफेक्ट। समझ रहे हो कि नहीं? रियल की वैल्यू हमारा, रियल इंटरेस्ट रेट सेम है या कम है, बट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमारा ज़्यादा हुआ। वाई? टू काउंटर इन्फ्लेशन। गेटिंग? यस ऑन? टू काउंटर इन्फ्लेशन। कुछ तो देगा बैंक में, जो डिपॉजिट करेंगे 102% की, उसको कुछ नहीं देगा। 12% इन्फ्लेशन, ये महंगाई है। अगर 12% से ज़्यादा तुम बैंक डिपॉजिट पे नहीं दोगे तो बैंक में क्यों लोग डिपॉजिट करेंगे? यस और नो? सो दैट मीन्स, तो ये चीज़ था। तो ये देखना, स्काई रॉकेट, बिल्कुल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट स्काई रॉकेट कर गया, लेकिन रियल इंटरेस्ट रेट समझना कि ये नॉमिनल है, ये नॉमिनल है, ये रियल है, तो ओवरऑल जो है वो इंटरेस्ट रेट हमारा रियल इतना ही है। ये सर नो, ये हमारा इंटरेस्ट रेट ओवरऑल बीच वाला है, दैट इज नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। गेटिंग और नॉट? सो ये चीज़, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट स्काई रॉकेट कर गया, बिल्कुल ऐसे। इन्फ्लेशन भी बढ़ गया मार्केट। अनएम्प्लॉयमेंट भी देखो यहाँ से, ये एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के कारण ये तो डिक्रीज हो रहा था ये, लेकिन दोबारा क्या आया हमारा? ऑयल शॉक आया, सेकेंड ऑयल शॉक, ठीक है, 90s-80s में फिर से डबल हो गया प्राइस। अब फिर से तुम समझते हो कि डबल होगा प्राइस तो क्या होगा? सेम चीज़ जो हम लोग को पहले बात किए थे कि कंपनी को प्रोड्यूस करना महंगा होगा तो कंपनी लेबर की डिमांड कम करेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। गेटिंग और नॉट? सो दिस, यहाँ पर क्या था कि महंगाई ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, और हमारा इंटरेस्ट रेट कम थी। यहाँ पर क्या था कि महंगाई ज़्यादा है, दैट इज़ 12%, ये सर नो। अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा लगभग कितना पहुँच गया? अनएम्प्लॉयमेंट भी देखो धीरे धीरे इंक्रीज 8% के आसपास है, ठीक है, और हमारा ये टैक्स मीन्स नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, तीनों ज़्यादा है, मतलब महंगाई भी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और क्या चीज़? अनएम्प्लॉयमेंट
थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ किया, देखो ऑयल शॉक के कारण थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। और हमारा दैट इज़ 8% के आसपास में, जब 8% से एवब चला जाता है ना तो अनएम्प्लॉयमेंट सिर का दर्द बनता है, वरना ठीक है 4-5% अनएम्प्लॉयमेंट चलता है। तो इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट इज 6% है। और हमारा इंटरेस्ट रेट दैट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है मार्केट में, समझ रहे हो। ये हमारा कब का केस है, 90s 80s का ऑयल शॉक का केस है, ठीक है। ये चीज़ ऑयल शॉक आने के कारण देखना, ऑयल शॉक आने के कारण और हमारा इन्फ्लेशन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ये सुन लो। और हमारा देखो इन्फ्लेशन हमारा क्या कर गया, ऑयल शॉक आया यहाँ पर, इन्फ्लेशन हमारा और यहाँ से 9% से 12% हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा देखो ऑयल शॉक आने के कारण क्या हुआ, 7% से 8% के आसपास हो गया, ये सुन लो। अब हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन को काउंटर करना है तो नॉमिनल को बढ़ाना होगा, रियल थोड़ा सा पॉजिटिव, तो रियल हमारा और बढ़ गया, क्यों, ऑयल शॉक के कारण, गेटिंग और नॉट। तो सेकेंड ऑयल शॉक के कारण हल्का सा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा जो कि लाजमी है, महंगाई बढ़ेगा लाजमी है, और यहाँ पर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो रियल को बढ़ाना है, दैट्स वाई। सो तीनों बढ़ा जो कि लाजमी है। तो ये चीज़ अब देखना, ये ऑयल शॉक तो आया ही आया, एक चीज़ अभी तक ध्यान देना यार, यहाँ पर भी इन्फ्लेशन ज़्यादा, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी के कारण इधर भी इन्फ्लेशन ज़्यादा, ये सुनो। सो मार्केट में अभी तक तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि 70s से 80s के टाइम में इन्फ्लेशन क्या था, ज़्यादा था, क्यों, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी प्लस एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी के कारण और ऑयल शॉक के कारण, बोथ के कारण। ऑयल शॉक समझ रहे हो कि नहीं, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी ऑयल शॉक के कारण। सो क्यों 70s 80s के टाइम में, अब यूएस इकोनॉमी में तुमको समझ जाना चाहिए, महंगाई ज़्यादा था, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी के कारण, ठीक है, थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कम हुआ, इंटरेस्ट रेट हमारा पहले कम था लेकिन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया क्योंकि महंगाई बढ़ रहा था, तो रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव बनाना है तो नॉमिनल को बढ़ाना पड़ेगा, ये सुनो। सो ये चीज़ अब देखो, हम लोग आते हैं कि ऑयल शॉक दूसरा तो आया, उसके तुरंत बाद आ गया रिसेशन, उसके तुरंत बाद रिसेशन आ गया, डेट इज 1982 के टाइम में। क्या हुआ 1982 के टाइम में, ये समझना, ठीक है। 1982 के टाइम में हुआ सारा पैरामीटर बिल्कुल गड़बड़ हो गई। कैसे हुआ गड़बड़, ये देखना। हमारा 1982 के टाइम में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बिल्कुल हाई था, अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा क्योंकि क्या आ गया, इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के कारण, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी अपनाने के कारण नेगेटिव इफेक्ट, इन्फ्लेशन ज़्यादा था, तो लोग जो पैसा थी उसकी वैल्यू कम गई, तो लोगों ने डिमांड करना कम किया, तो धीरे धीरे वही बात हुआ ना, ऊपर से ऑयल शॉक भी आया, अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ये सुन लो। अब समझना यहाँ हुआ था क्या, ये ऑयल शॉक के बाद डेट इज 1980 में, ये टाइम में कौन सा पॉलिसी अपनाया गया, ये समझना। पॉलिसी मेकर ने यहाँ पर अपनाया, दैट इज महंगाई ज़्यादा है, चलते आ रहा है महंगाई कांस्टेंट वे में, उसको कम करना। कम कब होगा, जब मार्केट से पैसा कम होगा। मार्केट से पैसा कब कम होगा, जब आरबीआई या सेंट्रल बैंक है वो मार्केट से पैसा उठाएगी मतलब कम करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। दिस पॉलिसी इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, यस और नो। सो 1980 के टाइम में कौन सा पॉलिसी का यूज़ किया गया, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया गया। समझ रहे हो कि नहीं, क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा था, पैसा मार्केट से खींचेगा सरकार, ये सुन लो। सो दैट्स वाई
अब समझना, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया गया और एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी का यूज़ किया गया। ठीक है, एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी का यूज़ किया गया। इसका इफेक्ट क्या होगा ये देखना। हम लोग जानते हैं महंगाई हमारा ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं ज़्यादा है, ये यहाँ पर तो महंगाई हमारा ज़्यादा है, दैट इज़ 12%, बहुत ज़्यादा। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमारा यहाँ पर देखना, ये भी 12% के आसपास है। तो ये चीज़ कौन सा पॉलिसी है अपना है, कॉन्ट्रैक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी। ग्राफ से समझते हैं इफेक्ट क्या होगा इसका। विदाउट ग्राफ नो काम। ये देखिए हमारा IS कर्व, ये हमारा LM कर्व, LM एंड दिस इज IS। अब समझना कि होगा क्या। कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई। कौन सा कर्व को इफेक्ट करेगा, दैट इज LM कर्व, किधर की ओर, लेफ्टवर्ड की ओर। यस और नो, यस। अब एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या, ये कौन सा कर्व को इफेक्ट करेगा, IS कर्व को फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंसरी का मतलब राइटवर्ड। यस और नो, यस। तो ये इधर की। अब बताइए स्टार्टिंग में हमारा क्या था, ये था, दैट इज I0 तो Y0। ठीक है, अब हमारा इकॉनमी कहाँ है ये देखना। अब हमारा इकॉनमी में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, दैट इज I1। समझ रहे हो कि नहीं। और यहाँ पर आउटपुट लगभग सेम है या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा लगभग सेम है। समझ रहे हो। कॉन्ट्रैक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी के कारण, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी के कारण क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया LM कर्व, IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किया और आउटपुट कांस्टेंट वही लेवल पे है, थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो सकता है। और तो इफेक्ट क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। और हम लोग यही तो देखे, हम लोग पहले भी ये बात कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन मार्केट में ज़्यादा है। अगर इन्फ्लेशन मार्केट में ज़्यादा है, इसको कम करना है तो कम कैसे होगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। यस और नो, इंटरेस्ट रेट को हमारा क्या कर दो, बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कमेगा, इन्वेस्टमेंट कमेगा तो इनकम और आउटपुट ज़्यादा होगा, इनकम आउटपुट ज़्यादा होगा। टू काउंटर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो कम होगा, इनकम आउटपुट कम होगा, कंपनी कम प्रोड्यूस करेगी तो तुम लाजमी सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट, कंपनी कम लेवल को डिमांड करेगी, ज़्यादा होगा। ये समझो, और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, धीरे धीरे डिमांड कम होगा। ये समझो, डिमांड धीरे धीरे कम हो। तो ये चीज़ समझ, इन्फ्लेशन को हमको कम करना है, क्या करना होगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होगा। अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये ऑयल शॉक के बाद पॉलिसी अपनाया गया तो क्या, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, स्काई रॉकेट कर गया बिल्कुल। ये सुन लो, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी के कारण तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये सुन लो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने कारण, और एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी के कारण भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा राइटवर्ड शिफ्ट करने का। तो ओवरऑल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट गेट इंक्रीजेस टू काउंटर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कम करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा। अब देखो ये बढ़ा तो धीरे धीरे ये कम होना शुरू हो गया। क्या चीज़, इन्फ्लेशन। गेटिंग और नॉट, समझ रहे हो ना कि ये इन्फ्लेशन शुरू हो गया। लेकिन इन्फ्लेशन तो कम होना शुरू हुआ, लेकिन एक सिर दर्द खत्म नहीं हुआ कि एक सिर दर्द स्टार्ट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। यस और नो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ कि इन्फ्लेशन एक सर दर्द कम हुआ तो एक सर दर्द बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट हमारा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ अब देखना, ये यहाँ पर हमारा इन्फ्लेशन कम होने के कारण क्या हुआ, अब समझना, इन्फ्लेशन कम हुआ, 1 सेकेंड, इन्फ्लेशन कम हुआ, दैट इज रियल इंटरेस्ट रेट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन,
इन्फ्लेशन अगर हमारा ये कम हुआ, कम, तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये सुनो, तो रियल इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा इकॉनमी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट को अगर तुम ज़्यादा रखोगे तो जो बैंक है, मीन्स जो हमारा ये है कंपनी है, उसको लोन महंगा मिलेगा। तो रियल इंटरेस्ट रेट को कम रखना चाहिए। तो रियल कम कब होगा, ये कम हुआ तो रियल की वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो नॉमिनल को क्या करना होगा, हमको कम करना होगा। तो नॉमिनल अगर सपोज डेट पहले 12% थी और इन्फ्लेशन 10% थी, तो रियल की वैल्यू 2% है, ठीक है। अब सपोज डेट 1 सेकेंड, ये 2% थी पहले, कब, इस टाइम पर, ऑयल शॉक के टाइम पर, ठीक है, ये चीज़। अब क्या हुआ हमारा, ये पॉलिसी अपनाने की वजह से क्या हुआ हमारा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया 7%, सॉरी इन्फ्लेशन डिक्रीज हुआ 7%। अगर नॉमिनल 12 ही रखते हैं तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 5%। ये सुनो, समझ रहे हो कि नहीं, रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा हमारा, 5%। और 5% इकॉनमी में रियल इंटरेस्ट रेट है, मतलब कंपनी को पहले 2% इंटरेस्ट रेट लगता था लोन लेने में, ठीक है, अब 5% लग रहा है इंटरेस्ट रेट। समझ रहे हो कि नहीं, तो कंपनी के लिए अच्छी चीज़ नहीं। तो इन्फ्लेशन कम होने के साथ साथ, ठीक है, धीरे धीरे नॉमिनल को भी कम करना देना चाहिए, दैट इज 10% कर देना चाहिए, दैट इज ये 3%। ये सब नो, सो नॉमिनल इन्फ्लेशन जैसे जैसे कम होगा, नॉमिनल की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, ताकि रियल का वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं करे, फ्लक्चुएट। ये सब नो, सो यहाँ पर देखो, ये नॉमिनल की वैल्यू तो बढ़ी जिस समय पॉलिसी अपनाया गया, ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फ्लेशन, देखो जैसे जैसे, 1 सेकेंड फिगर क्लियर कर लेते, जैसे जैसे हमारा इन्फ्लेशन देखो ये डिक्रीज हुआ, तो नॉमिनल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। वाई, ताकि रियल इंटरेस्ट रेट को सेम रख सके, कंपनी को ज़्यादा महंगा ना पड़े लोन लेना। समझ रहे हो कि नहीं, तो रियल इंटरेस्ट रेट ऐसे ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट हो। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने के कारण यहाँ पर इनकम आउटपुट बिल्कुल सेम है। यस और नो, सो अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे इनकम और आउटपुट यहाँ से देखो डिक्रीज हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था। सो दैट्स द केस ऑफ 1982। समझ रहे हो कि नहीं, क्या था उस टाइम, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, और क्या था, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा था, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, लेकिन रियल इंटरेस्ट रेट ठीक था, ज़्यादा नहीं था, 2% था। देख रहे होगे ना, ये देखो यहाँ से, ये 12% नॉमिनल, ये कुछ नॉमिनल पॉजिटिव में था, ठीक है, ज़्यादा नहीं था नॉमिनल, 0.something%। तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी, बेरोजगारी थोड़ा कंट्रोल में थी, ज़्यादा कंट्रोल में नहीं थी, वो भी 6 से 7% थी। तो इस टाइम कौन सा इन्फ्लेशन को लड़ना है, तो कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी लाएगा। तो इस तरीक़ा से अब देखो एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी भी किस तरीके से लाया गया। एक्सपेंसिव पहली बार यूज़ किया गया, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी कब सबसे बेस्ट होगा, ये समझना। एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी कब सबसे बेस्ट काम करेगा, जब इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में दिया जाए। यस और नो, जब एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में दिया जाए, तो जितना सरकार सोची है उतना इनकम और आउटपुट इंक्रीज होगा। हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट सब्सिडी क्या होता है। तो सरकार ने एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी अपनाया, किस रूप में, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में। क्यों अपनाया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है, सॉरी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कम करने से इनकम आउटपुट कम होगा तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दो। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, मीन्स कंपनी ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, बढ़ेगी, सॉरी कम होगी। समझ रहे हो कि नहीं। तो एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी पहली बार इकॉनमी पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ किया गया, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी।
कंपनी को लाइक अब इंडिया में PLI स्कीम, ये स्कीम वो स्कीम आ रहा है, ठीक है। उसके कारण क्या होगा कि महंगाई को कम करना है, ऊपर से बेरोजगारी को भी कम करना है। कब कम होगा? महंगाई कम होगा कॉन्ट्रैक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी कारण, ठीक है। बेरोजगारी कब कम होगा? जब एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी एज अ फॉर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। ये सुन लो। सो दिस आइए अब हम लोग खेल खेलते हैं। यहाँ पर क्या इसी चीज़ को देखना है। 1 सेकेंड मैं फिगर को क्लियर कर लूँ, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर खेल क्या है ये देख। हमारा इन्फ्लेशन रिड्यूस कर रहा है, सही चीज़ है मार्केट के लिए। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर रहा है, सही चीज़ है मार्केट के लिए। ये सुन लो, नॉमिनल कम हो रहा है मतलब लोन कंपनी ज़्यादा लेगी, अच्छा। लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है, दैट इज़ बैड फॉर इकॉनमी। लेकिन सरकार जो थी अच्छा काम की। क्यों अच्छा काम की? क्योंकि उसने इस एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी लाया एज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देखो स्काई रॉकेट बढ़ने के कारण क्या था कि लोन कंपनी कम लेती, लेकिन एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देने के कारण लोन कंपनी ज़्यादा लेगी। सब्सिडी दिया जा रहा है ना, ठीक है, सरकार की तरफ से मदद। धीरे धीरे देखो इसका असर क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट गेट डिक्रीजेस। गेटिंग यस और नो माई पॉइंट? यस। तो यहाँ पर देखो अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज, इन्फ्लेशन भी डिक्रीज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हुआ और इंटरेस्ट रेट भी हमारा ठीक है, कांस्टेंट वे में चल रहा है। यस और नो? सो दिस इज बेस्ट पार्ट कि कैसे इन्फ्लेशन और आउटपुट्स, कैसे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ा गया। इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए सरकार ने क्या लाया? कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये सुन लो, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट हमारा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया? एक क्या लाया? एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। तो इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगी। तो सरकार ने यहाँ पर इस टाइम में गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को भी कम किया मार्केट में, और क्या चीज़ हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का भी कम, अनएम्प्लॉयमेंट भी मार्केट में कम हुआ। ये सुन लो, गेटिंग? तो ये चीज़ था। अब समझना अब क्या हुआ। अब देखो एक चीज़ तुमको बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर 70s से 80s के टाइम में भी सरकार ने एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी का यूज़ किया। यहाँ पर भी क्या यूज़ किया? एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी। अब समझ, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, यहाँ पर भी एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार ज़्यादा खपत की 70 से 80 के बीच में भी, ठीक है, और यहाँ पर भी ज़्यादा खपत की सरकार 80 से 90 के बीच में भी। इसके कारण क्या हुआ? यूएस जो है वो डेप्थ वाला कंट्री बन गया। डेप्थ मतलब यूएस में डेप्थ इंक्रीज हो गया। वो यूएस ज़्यादा खपत कर रही है सरकार, मतलब बोरोविंग यूएस ज़्यादा कर रही थी, मतलब डेफिसिट यूएस में ज़्यादा हो रहा था। डेफिसिट इंक्रीजेस, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इफेक्ट था एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी 20 साल लगातार होने के कारण क्या हुआ कि यूएस जो है एक बोरोविंग कंट्री बन गया। यूएस इतना बड़ा इकोनॉमी होने के बावजूद पूरे वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम बोरोविंग करता है। मैक्सिमम बोरोविंग अप्रॉक्स 30 से 40% पूरे वर्ल्ड का बोरोविंग जो है वो यूएस करता है। 30%, इट्स टू मच यार, ठीक है। तो इस कारण वाई? बिकॉज एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, सरकार ज़्यादा खपत कर रही है, पैसे कहाँ से? उधार लेगी, जिस कारण डेफिसिट क्या होगा? बढ़ेगा। दैट्स बैड। तुम ज़्यादा अगर उधार लोगे तो ये अच्छी बात है या बुरी बात? बुरी बात है ना, ज़्यादा उधार अच्छी बात नहीं है। सो दैट्स वाई इस डेफिसिट को कम करना है। मतलब ये 90s के टाइम में यूएस में डेफिसिट बहुत ज़्यादा थी। यस और नो? डेफिसिट
बहुत ज़्यादा थी। हाँ, मार्केट में पैसा देखो, ये एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये बैलेंस्ड है। मार्केट में पैसा बिल्कुल बैलेंस्ड है, लेकिन सरकार ज़्यादा खपत कर रही है। दैट्स वाई डेफिसिट मीन्स बोरोइंग ज़्यादा है। इस बोरोइंग को कम करना होगा, नहीं तो वो सिरदर्द है तुम्हारे ऊपर, है ना। तुमको लोन दूसरा का चुकता करना है, तो ये सिरदर्द है तुम्हारे ऊपर। तो अब समझना, ये हमारा इकॉनमी तो चल रहा था, इन्फ्लेशन भी कम था, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम था, और हमारा यहाँ से इंटरेस्ट रेट भी हमारा ठीक था, कम था। बट देखो क्या हुआ कि 90s के टाइम में भी रिसेशन आई। 90s में भी रिसेशन आई। हर 5 से 10 साल में रिसेशन आती। अगर तुम ज़्यादा अगर 5 दिन अच्छे पढ़ोगे तो अगले 2 दिन तुम्हारा मन करेगा नहीं, ब्रेक लगेगा। ये सुनो, तो वैसे ही इकॉनमी अच्छा अगर कर रही है तो वो ब्रेक 5 से 10 साल में आता ही आता है। ठीक है, रिसेशन आया। ठीक है, यहाँ पर रिसेशन आया। रिसेशन क्यों आया ये समझना। रिसेशन इसलिए आया क्योंकि हमारा मार्केट में जो है वो पैसा कम है, सरकार पैसा ज़्यादा खपत कर रही है, बोरोविंग ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब के कारण बोरोविंग सरकार ज़्यादा कर रही है, मतलब इंटरेस्ट रेट मार्केट में ज़्यादा है। दैट्स वार कारण इन्वेस्टमेंट कम है। गेटिंग और नॉट, समझ रहे हो कि नहीं। कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी के कारण इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी के कारण इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल इंटरेस्ट रेट हमारा मार्केट में, दैट इज रियल इंटरेस्ट रेट हमारा क्या था, मीन्स 1 सेकेंड, ये इंटरेस्ट रेट हमारा क्या था, ज़्यादा था। 80 से 90 के टाइम में इंटरेस्ट रेट ओवरऑल मार्केट में क्या था, ज़्यादा था, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट क्या था, कम था। ये सुनो, इन्वेस्टमेंट क्या था, कम था। लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ा था, क्यों, क्योंकि ऐसा फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी यूज किया गया था फिस्कल पॉलिसी का। ये सुनो, सो ये ठीक था। लेकिन ज़्यादा टाइम तक भी तुम्हारा सब्सिडी देना कारगर बात नहीं होगा, अच्छी बात नहीं होगा। ये सुनो, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट मार्केट में कितना सरकार मदद करेगी, सरकार खुद डेफिसिट में चल रही है। सो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, कम हो गया। ये सुनो, वाई, बिकॉज एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी के कारण, ठीक है, थोड़ा ठीक था, बिकॉज गवर्नमेंट जो है एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी चला रही थी। लेकिन कितना टाइम तक मदद करेगी, सरकार तो खुद घाटा में है, डेफिसिट में खुद सरकार है। सो इन्वेस्टमेंट हमारा धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हुआ। मतलब इनकम आउटपुट क्या होगा इकॉनमी में, कम हो जाएगा भैया। ये सुन लो, और इनकम आउटपुट अगर कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या कमेगा, ये बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सो दिस मीन्स, देखो ये हमारा 1 सेकेंड, ये हमारा क्या था, ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का कर्व था, ये वाला है ना। ये देखो क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ। ये सुन लो, हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी कारण इन्फ्लेशन हमारा लो है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हुआ क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है 80 से 90 के टाइम। समझ रहे हो कि नहीं। कुछ टाइम के लिए, ये टाइम के लिए परफेक्ट था, 5 सालों के लिए ये ठीक था। लेकिन 5 सालों के बाद सरकार खुद डेफिसिट में थी, इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे, कितना देर कंपनी को मदद करेगी, वो अपने पैर पे खड़ा होगा ना। इंटरेस्ट रेट ओवरऑल मार्केट में ज़्यादा थी, इन्वेस्टमेंट कम हुई, एंड unemployment reduces, and that leads to what, income output reduces, and that leads to what, recession. तो 90s में भी क्या आया हमारा, रिसेशन आया। अब समझना रिसेशन क्यों आया था। इनकम आउटपुट कम है भैया, इन्फ्लेशन कम है, मतलब इनकम आउटपुट हमारा बढ़ाना है, और सरकार का डेफिसिट भी क्या करना है, कम करना है। डेफिसिट कब कम होगा, जब सरकार खपत कम करेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी अपनाएगी, तो डेफिसिट सरकार का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सुन लो, डेफिसिट सरकार का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, यस, ये चीज़। बट इनकम आउटपुट भी
कम है उसको भी तो बढ़ाना है। अच्छा इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन कम है मतलब हम लोग मनी प्रिंट कर सकते हैं, यस और नो, मतलब एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जा सकता है। और एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और इससे इनकम आउटपुट बढ़ेगा, यस और नो। सो यही दोनों पॉलिसी का यूज़ किया गया आफ्टर 90s, समझ रहे हो, 90s में ये दोनों पॉलिसी का यूज़ किया गया। अब समझना अच्छे से, ये देखना 90s के टाइम में क्या था हमारा। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा क्या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था। प्रॉब्लम क्यों बना, रिसेशन क्यों आया, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, इन्वेस्टमेंट कम होगा और इनकम आउटपुट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, ये सुन, ये आया, ठीक है, ये चीज़। अब इंटरेस्ट रेट को भी कम करना है, इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना है, इनकम आउटपुट को भी बढ़ाना है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करना है। कैसे कम होगा, सबका उपाय एक चीज़ है, दैट इज एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। इस इफेक्ट से क्या होगा हमारा, हम लोग पढ़े एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी में एलएम कर्व शिफ्ट वर्ड, ये एलएम कर्व, आईएस कर्व, ये एलएम, ये इधर की ओर शिफ्ट करेगा और ये हमारा I0 से I1 लेवल पे आ जाएगा, Y0 से Y1 लेवल पे। तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना था, रिड्यूस हो गया, इनकम आउटपुट बढ़ाना था, बढ़ गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण क्या, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, एक्सपेंसिव मॉनेटरी कम हुआ, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इनकम आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट फिर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लोगों के पास जॉब आना स्टार्ट हो गई, ये सुन लो, क्योंकि आउटपुट कंपनी डिमांड करना स्टार्ट कर देगी, आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो। सो एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी ये काम तो दिया। कब कब यूज़ किया गया, क्योंकि हमारे हाथ में इन्फ्लेशन कम था, तब यूज़ किया गया। इन्फ्लेशन कम था तब हमारा यूज़ किया गया, तब ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छा बात। इन्फ्लेशन कम है तो धीरे धीरे ये बढ़ना ऐसे 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 स्टार्ट करेगा एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी के कारण, ये सुनो। लेकिन डेफिसिट सरकार का ज़्यादा है, एक और सिर दर्द था, दैट इज डेफिसिट ज़्यादा है, जिसके कारण क्या लाया गया, कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी, ये सुन लो, कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी। अब ये दोनों का हम लोग ग्राफ से देखते हैं इफेक्ट क्या होगा, ग्राफ से इफेक्ट देखते हैं क्या होगा, ग्राफ से इफेक्ट देखते हैं यार। दिस इज आवर आईएस कर्व, दिस इज आवर एलएम कर्व, ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट रेट I0, ये हमारा सॉरी दैट इज Y0 इनकम, I0 हमारा इंटरेस्ट रेट। कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स आईएस कर्व शिफ्टवर्ड लेफ्टवर्ड, ये सुनो, ये चीज़। एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी मतलब एलएम कर्व शिफ्टवर्ड राइटवर्ड, ये सुनो। सो दिस इज द इफेक्ट, एलएम कर्व जो है, दिस इज एलएम कर्व राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट कर गया और आईएस कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट कर गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरी था। इनिशियली I0 Y0 था और आफ्टर क्या हुआ यहाँ पर हमारा, इनिशियली ये था E1, आफ्टर E2 दैट इज इनकम आउटपुट हमारा इंक्रीज कर गया Y2 लेवल और इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज कर गया। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने के कारण बिकॉज एक्सपेंसिव है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इनकम आउटपुट बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, दैट इज गुड। अनएम्प्लॉयमेंट देखो, ये हमारा क्या अनएम्प्लॉयमेंट, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, ऐसे ऐसे डिक्रीज होगा, ये सुन नो। इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट का क्या कहानी है भैया, इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम होगा क्योंकि एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। सो इंटरेस्ट रेट हमारा ये देखो, ये कुछ ये ऐसा इंटरेस्ट रेट चलेगा, ऐसा है कि नहीं, इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना है, ठीक है, ये चीज़। तो ये बात हुई, तो ये इफेक्ट हुआ कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी के कारण। एक्सपेंसिव के कारण हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, इनकम आउटपुट बढ़ा, इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिव फिस्कल पॉलिसी के कारण डेफिसिट कम हुआ, जो कि सिरदर्द बन रहा था लास्ट 20 साल से,
ठीक है। तो कहा जाता है द गोल्डन पीरियड ऑफ यूएस इकॉनमी इज 1990s से लेकर के 2000 तक। द गोल्डन पीरियड ऑफ यूएस इकॉनमी 2001 तक, ठीक है, ये गोल्डन पीरियड था। और कौन सा पॉलिसी का यूज़ किया गया था ये दौरान? कॉन्ट्रैक्टरी फिजिकल पॉलिसी, क्योंकि डेफिसिट ज़्यादा था और इन्वेस्टमेंट कम था, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, तो इसके लिए एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, इसलिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है। गोल्डन पीरियड आफ्टर 90s बिकॉज यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आना बहुत हुआ, टेक्नोलॉजी भी आना स्टार्ट हुआ। अब देखो इंटरेस्ट रेट तो कम है ही, कंपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, टेक्नोलॉजी भी आ रहा है तो और इनकम आउटपुट इंक्रीज होगा, जितना बढ़ना चाहिए उससे भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो कंपनी तो कंट्री और ग्रोथ करेगी। ये सुन लो। सो टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या हुआ, ग्रोथ जो है यूएस के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हुआ। समझ रहे हो कि नहीं इस चीज़ को? ग्रोथ यूएस के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हुआ, और ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हुआ। इसी कारण हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किए थे कि बीच बीच में यहाँ पर फेडरल सेंट्रल बैंक जो है वो बहुत ही अच्छा वर्क किया, और गवर्नमेंट दोनों ने अच्छा वर्क किया, तब ये गोल्डन पीरियड बना। फेड ने इस टाइम क्या किया, जानता था कि अच्छा हमारा इनकम आउटपुट बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण इन्फ्लेशन क्या आएगा मार्केट में तुरंत आ जाएगा, है ना। तो इसलिए ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ना चाहिए, कांस्टेंट वे में हमको ग्रोथ को बढ़ाना है, कांस्टेंट वे में, है ना। ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ानी, कोई भी काम बहुत तेज़ी नहीं करना है। ज़्यादा तेज़ी से दौड़ोगे तो गिरोगे तो बहुत चोट लगेगा। वही है इकॉनमी में भी, ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करोगे तो तुम गिरोगे, इन्फ्लेशन ज़्यादा इंक्रीज होगा, समझ रहे हो ना, तो ज़्यादा चोट लगेगी। सो दैट्स मीन्स हमारा कांस्टेंट वे में इंक्रीज कब होगा, मीन्स एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी है। तो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि ये क्या एंटीसिपेटरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन को कांस्टेंट रखना है, ग्रोथ को कांस्टेंट रखना है, तो बीच बीच में कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया एज अ फॉर्म ऑफ एंटीसिपेटरी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी का भी बीच बीच में यूज़ किया गया ताकि ग्रोथ ज़्यादा इंक्रीज ना करे फ्रॉम 90s ऑनवर्ड टू 2001। गेटिंग और नॉट? सो इस तरीके से 1990 से 1992 तक काम किया। एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्टर फिजिकल पॉलिसी। डेफिसिट डिक्रीज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ, इन्फ्लेशन थोड़ा अंडर कंट्रोल था, इंटरेस्ट रेट अंडर कंट्रोल था, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुआ, दैट्स वाई ग्रोथ इंक्रीज हुआ। बीच बीच में लाया गया ब्रेक मारने के लिए, ये एंटीसिपेटरी मॉनेटरी पॉलिसी उसे कहते, मीन्स मनी सप्लाई को कम किया गया ताकि ग्रोथ कांस्टेंट वे में चलता रहे। दैट्स वाई 10 इयर्स तक बिल्कुल ग्रोथ यूएस में सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है। फिर देखो इंटरेस्ट रेट हमारा देखो, फिर धीरे धीरे अब तुम समझ रहे होगे, फिर से ये इन्फ्लेशन जो है बढ़ना स्टार्ट होगा, इंटरेस्ट रेट कमना स्टार्ट होगा। फिर 2001 के अंदर हमारा रिसेशन आया। 2001 के अंदर रिसेशन आया। क्यों रिसेशन आया 2001 के टाइम में, ये समझना, क्योंकि इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ गया। समझ रहे होगे, ग्रोथ बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट कम है। ये सुन लो, इंटरेस्ट रेट कम है, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण 2001 में रिसेशन आया, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से अंडर कंट्रोल था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा ही ना यार, कितना देर तक कंट्रोल रखेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो तुम बताओ कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करेगा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए? ऐसे पॉलिसी का यूज़ करेगा जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़े। ये सुन लो, ऐसे पॉलिसी का यूज़ करेगा। वन सेकेंड प्लीज़, ऐसे पॉलिसी का यूज़ करेगा जिसमें इंटरेस्ट रेट हमारा क्या हो, बढ़े। कौन सा पॉलिसी जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ता है? एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी। ये सुन लो, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी में हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है क्योंकि इन्फ्लेशन कम करना है। सो यहाँ पर हमारा क्या करना होगा, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करना होगा।
ये सुन, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी। और इन्फ्लेशन को कम करना है तो क्या अपनाना होगा हमारा, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये दोनों पॉलिसी को अपनाया गया, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया था, और कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी और क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। ये सुन लो, सो ये हमारा 2001 के टाइम में हुआ। अब समझना यहाँ से, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट हमारा क्या इंक्रीज करना है। अब समझना यहाँ से हुआ क्या। ये देखो, ये ग्राफ सिंपल वही चीज़ बता रहा है जो 90s 80s से हम लोग बात किए थे। दैट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था लेकिन इन्फ्लेशन ऑलरेडी था, तो रियल इंटरेस्ट रेट देखो अंडर कंट्रोल था, 2% 4%, यही ना। कौन सा पॉलिसी का यूज़ किया गया था वहाँ पर, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी प्लस कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये समझ रहे हो ना, क्योंकि उस समय मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया गया। ये सुन लो ये चीज़, और एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी का यूज़ किया गया एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। तो देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जो कि हम लोगों ने बात किया था कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी में, आई भी बढ़ेगा, ये भी आई बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट देखो ये बढ़ा, रियल इंटरेस्ट रेट भी देखो ये बढ़ रहा है, रियल इंटरेस्ट रेट। लेकिन इन्फ्लेशन धीरे धीरे मार्केट में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी के कारण इन्फ्लेशन धीरे धीरे डिक्रीज हुआ। ये सुन लो, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी के कारण मनी मार्केट में कम हुआ तो इन्फ्लेशन कम हुआ। सो दैट्स वाई रियल की वैल्यू अंडर कंट्रोल है, और नॉमिनल की वैल्यू मैंने कहा था कि कम करेगा ताकि रियल की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो जाए, कंपनी के लिए घटा होगा। ये सुन लो, सो ये हमारा इफेक्ट था। सो धीरे धीरे देख रहे होगे तुम्हारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट कम होगा, जिसके कारण 90s में रिसेशन आया। ये सुन लो, सो ये, और ऊपर से हमारा कॉन्ट्रैक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी के कारण क्या हुआ था, इन्फ्लेशन कम हुआ था, ठीक है। इनकम आउटपुट हमारा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दिया गया। तो देखो हमारा लॉन्ग टर्म में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। समझ रहे हो कि नहीं, ऐसा फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का फ़ायदा क्या होगा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते रहना चाहिए था, लेकिन 9.5 के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। वाई, बिकॉज एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी को यूज़ किया गया इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ये सुन लो, सो ये वही चीज़ बता रहा है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट चीज़ है, वो है हमारा 2007 के टाइम क्या है हमारा, फाइनेंशियल क्राइसिस। बिल्कुल लेमन ब्रदर जो थी, हाउसिंग कंपनी थी जो लोन दिया करती थी, वो बिल्कुल दिवालिया हो गई, और जिसके कारण फाइनेंशियल क्राइसिस आया। फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हुआ, इन्फ्लेशन भी क्या था हमारा, ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या था हमारा, ज़्यादा था, स्टैगफ्लेशन सब चीज़ था, रिसेशन, ठीक है, सबसे लंबा दौर, सबसे बुरा टाइम यूएसए इकॉनमी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़, इसमें क्या किया गया, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते, नहीं कर सकते, समझ रहे हो। और ऊपर से इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या था, बिल्कुल जीरो, ऐसा था, कुछ इंटरेस्ट रेट ऐसा था, मीन्स बिल्कुल इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप में था। समझ रहे हो, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल डिक्रीज था, लिक्विडिटी ट्रैप में था। हम लोग जानते हैं उस टाइम एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी इज़ नॉट यूजफुल, तो सरकार ने एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी अपनाया जो कि यूजफुल था, सही किया अपनाया। प्लस में यहाँ पर क्या अपनाया उन्होंने, अनकॉन्वेंशनल, हम लोगों ने बात किया था अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी, बात किया था पहले वीडियो में। ये सुन लो, मॉनेटरी पॉलिसी वाले वीडियो में क्या होता है अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट बाय करती, बाय लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करती, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, चाहे हाउसेस, ETC, ये सब क्या, expansive monetary policy is not very effective in the liquidity trap, and in 2007 US economy is in the liquidity trap.
So in liquidity trap, the expansive fiscal policy is full effective and unconventional monetary policy is used to increase the interest rate, बिकॉज ये खुद खरीदेगी तो सप्लाई को कम कर देगी मार्केट में, तो हमारा इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो खुद खरीद करके हमारा इंटरेस्ट रेट ऐसे बढ़ाती। और तीसरा और कहा था तीसरा हम लोगों ने और क्या किया था, टारगेटेड सेक्टर को लोन देना, टारगेटेड सेक्टर को लोन देना, ये सुन लो वो बात किया था। तो ये चीज़ जैसे स्टूडेंट लोन वगैरह सब कम किया गया। तो ये था 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में, ठीक है।